दोस्तों, एक गांव का लड़का और एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी को दुल्हन लिबाज में लेकर के महिला डीआईजी के पास पहुंचता है। डीआईजी के कार्यालय पर पहुंचता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि मैडम, मेरी बेटी की आप इज्जत बचा लो। तब वो मैडम कहती हैं कि आखिर इतने परेशान आप क्यों हो? आखिर तुम्हारी बेटी की इज्जत को क्या हो गया और क्यों इतने ज्यादा भावुक आप हो रहे हो? तब वो रोने लगता है, कहता है मैडम, मेरी बच्ची की आज शादी थी और आज मेरी बच्ची की इज्जत लुटने जा रही थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप ही का सहारा है, बस आप कुछ हमारी मदद कीजिए। तब वो डीआईजी महिला पूछती है, आखिर पूरी बात क्या है? पूरी बात आप बताओ, तभी तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तब वह व्यक्ति उन मैडम को, जो डीआईजी साहब को पूरी बात बताता है, तो मैडम भी इस बात को सुनकर के परेशान हो जाती हैं, चौंक जाती हैं। और आप भी इस कहानी को जब सुनोगे दोस्तों, तो आप भी शौक हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर पहले ऐसे ऐसे दरिंदे भी हुआ करते थे जो अपने बल पर इंसानों के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार रहा करते थे। आखिर दोस्तों, उस व्यक्ति ने महिला डीआईजी को क्या कहानी बताई, और वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राजेश मिश्रा। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है और आपको दिल कर छूकर निकलेगी दोस्तों। और आप भी इस कहानी को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदों के लिए ऐसी ही सजा मिलना चाहिए, और महिला डीआईजी ने बिल्कुल सही किया। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत दमंग व्यक्ति रहा करता था। वो इतना ज्यादा दमंग था कि उसके गांव में दोस्त उसका ही बोलबाला चला करता था। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति लोग थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उन पर अपना पूरा अधिकार जमाया हुआ था और उन्हें पैसे की जरूरत हुआ करती थी तो उन्हें पैसा दिया करता था और उसके बदले में वो अपने यहाँ पर काम करवाया करता था। कहने का तात्पर्य और मतलब है कि वो अपने इन के लिए अपने मालिक बनाकर रखता था और सभी गांव के लिए नौकर बना करके रखता था। वो अपने इशारों पर सबको चलाता था और भी कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं माना करता था, और तो वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देता था और बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था। इसलिए दोस्तों सभी लोग उससे डरा करते थे, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, उसके पास बहुत ज्यादा लोग थे, पैसा था, और कोई गरीब व्यक्ति जो था उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं कर पाता था। तो वो उसे पकड़ करके, यदि कोई बगावत करता था तो उसे वो पकड़ करके चौराहे पर पिटवाया करता था। इसलिए डर के बजाय से कोई व्यक्ति भय उसके खिलाफ मुंह नहीं खोला करता था दोस्तों। अब उसने इतना भौकाल जमा रखा था पूरे गांव में। जिस भी लड़की की शादी हुआ करती थी और शादी के बाद विदाई होने से पहले वो अपने घर उस दुल्हन को बुला लेता था और फिर उसके साथ में वह सारी रात सुहागरात मनाता था। ये उसने अपने गांव में परंपरा चला रखी थी। जब तक वो इस लड़की के साथ, दुल्हन बनी लड़की के साथ सुहागरात नहीं मना लेता था, तब तक दोस्तों उसकी विदाई नहीं होना देता था। यदि इस बात का कोई विरोध करता तो फिर वो उसे चौराहे पर बांध करके उल्टा लटकवाता था और फिर उनसे कोड़ों से मार लगवाता था दोस्तों। इसका इतना भौकाल बन गया था कि लोग उसके नाम से कांपने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे करके यूं ही टाइम बीतता चला जाता है। एक नहीं 10, 20, 50, 100 लड़कियों के गांव में जब शादी होकर आती है, जो भी लड़की की शादी होती है, उसकी विदाई से पहले दोस्तों वो अपने घर पर बुलवा लेता था उस दुल्हन को। फिर उसके साथ में वो संबंध बनाता था और सुहागरात मनाता था। फिर वह विदा होने की इजाजत देता था और उसके बिना पूछे कोई काम नहीं किया करता था। ना ही लड़की की विदाई होने देता था और ना ही उसी गांव में, बल्कि उसी गांव में नहीं दोस्तों, पूरे क्षेत्र में उसका भौकाल बनाया हुआ था, उसका दबदबा था। उसके जो भी आदमी लगे हुए थे, कह सकते हैं गुंडे थे, वो चारों तरफ नजर बनाए रखते थे कि आज किस गांव में किस लड़की की शादी है, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ काम तो नहीं कर रहा है और हमारे यहाँ या हमारे चुप चुप के पीछे तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति दोस्तों बहुत ज्यादा ईमानदार था, सुलझा हुआ था और इज्जतदार व्यक्ति था। उसकी एक ही बच्ची थी और वह बेटी जब धीरे धीरे सियानी होती, जवान होती है, तो उसे बस एक ही चिंता सताने लगती है दोस्तों कि हमारे गांव का जो दरिंदा हैवान है, राक्षस है, यदि हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो ये हमारी बच्ची से इज्जत से खेलेगा। ये बात सोच सोच करके वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों होते हो? अब हमारी बच्ची जवान हो चुकी है, उसकी शादी की चिंता आप करो, उसका घर देखो, पर देखो। तब वह रोने लग जाता है और साथियों वह अपनी पत्नी से कहता है कि वो तो तुम्हारी बात ठीक है, बेटी जवान है तो उसको शादी तो करनी होगी, घर भी देखना होगा,
और चिंता हम तो बस ये सता रही है, यदि हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो हमारे गांव का जो हैवान राक्षस है, जो दबंग है, वो हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। बस वही दिन मुझे भगवान ना दिखाए, बकाया तो मैं सारी व्यवस्था कर ही लूंगा। दोस्तों, ये बात उसकी पत्नी सुनती जानती तो बॉडी बबी मायूस होने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो ठीक उसके गुलाम हैं। वो जैसा करेगा वैसा हमको करना होगा, और नहीं करेंगे तो फिर भाई उसकी मार तो आपने देखी है, वो कैसे लोगों को सजा देता है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता है, कोई पुलिस भी आकर के उसका बाल भी बाका नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस उसी के यहाँ पर आती है और जैसा वो कहता है वैसा ही पुलिस करती है। तो हम पुलिस के पास जाएं भी तो पुलिस हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि दोस्तों पुलिस उससे खुद डरा करती है। ये बात सुनकर जानकर वो भी बड़ा हैरान परेशान हो जाता, सोच में पड़ जाता कि आखिर होगा सो देखा जाएगा। फिर वह धीरे धीरे करके अपनी बच्ची की शादी व्यवस्था कर लेता है, और सारी व्यवस्था करने के बाद तारीख की निश्चित कर ली जाती है। शादी की तारीख निश्चित करने के बाद दोस्त वही दिन बारात वाले आनी थी, और इधर वो व्यक्ति अपनी बेटी की तैयारी में था, खाने दाने की चारों ओर से तैयारी हो रही थी। लेकिन दोस्त जब शाम को टाइम बारात आती है, अच्छी तरह से वो बारात की खातिर खुशामद करता है, और सुबह जब बच्ची की भामड़े पड़ती है उसकी बेटी की, और भामड़े पड़ने के बाद में दोस्तों जब विदाई का टाइम आता है तब तक सूचना उसी दबंग के यहाँ पर पहुंच जाती है, और भाई विदा से पहले लड़की को हमारे यहाँ पर लेकर के आओ, और पहले हम इसके साथ में संबंध बनाएंगे, स्वागत बनाएंगे। जब ये बात वह सूचना सुनता है तो वह उसका कलेजा ढल जाता है, और वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, खुदकुशी कर लूं या फिर अपनी बच्ची का गला काट दूं। लेकिन मैं अपनी आंखों से अपनी बच्ची को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ ना कुछ गलत कदम या फिर एक्शन अवश्य उठाऊंगा। तब सभी लोग उससे समझाते हैं कि देखो भाई साहब, आखिर मजबूर हैं हम लोग, कर भी क्या सकते हैं, तुम कोई गलत काम मत करो। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो तुरंत अपनी बच्ची को उसी दुल्हन लिबास में लेकर के बाइक से तुरंत शहर में पहुंच जाता है। और शहर में पहुंचने के बाद थाने नहीं जाता, वो सीधी महिला डीआईजी के पास पहुंचता है। जो डीआईजी महिला थी उसका नाम मोनिका था। अब मोनू अपने कार्य के नाम से जाना जाया करती थी। वो बहुत अच्छे कार्य करती थी, और जनता का काम ऐसे किया करती थी जैसे वो स्वयं का काम अपना कर रही है। दोस्तों, जनता की वो बहुत ही ज्यादा भलाई किया करती थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा लोगों की नजर में चर्चित हो गई थी। जब वो पुलिस कार्य नहीं किया करती थी तो महिला डीआईजी के पास शिकायत पहुंचती थी, तो महिला डीआईजी की बात को सुनकर पुलिस आगे चला करती थी, क्योंकि महिला डीआईजी साहब बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम किया करती थी। और जिले में वो को ये सोच रही थी कि जिले में मैं तैनात रहूं तब तक कोई भी क्रम का नाम निशान नहीं आए। बस इसी बात का उनका फोकस था। जो लड़कियों के साथ में गंदा व्यवहार हो रहा था, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, बस इसी बात पर डीआईजी मैडम का इस पर ज्यादा फोकस था। अब वो व्यक्ति जब महिला डीआईजी के पास पहुंचता है तो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। महिला डीआईजी साहब के पास घुटनों पर बैठ जाता है और घुटनों पर हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैडम जी, मेरी बच्ची की आप इज्जत बचा लो। मैडम कहती हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी बच्ची की इज्जत क्यों बचा लीजिए, क्या बात है, कौन क्या कह रहा है। तब वो रोने लगता है, कहता है कि मैडम जी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और कृपया करके आप कुछ मदद मेरी कीजिए। महिला डीआईजी कहती हैं कि तुम अपनी पूरी बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। आखिर पूरी बात तो आप बताओ कि आखिर तुम पर परेशानी क्या आ रही है, और तुम अपनी बच्ची को ये दुल्हन के लिबास में, दुल्हन के जोड़े में क्यों लेकर के आए हो। आखिर क्या आज तुम्हारी बच्ची की शादी थी, शादी में कोई लफड़ा हो गया या फिर कोई और बात है। तब वो व्यक्ति रोता है, कहता है कि मैडम, मेरी बच्ची की आज शादी थी, अच्छे से बारात आई थी, इसकी भावरें भी पड़ गई है और बारात रुकी हुई है, लेकिन मैं अपनी बच्ची की इज्जत के लिए, इसकी इज्जत बचाने के लिए मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। तब वो मैडम कहती हैं कि आखिर आप पूरी बात खोलकर बताओ। वह व्यक्ति मैडम के समक्ष बैठकर अपनी बातें सारी बताने लगता है कि हमारे गांव का जो दबंग व्यक्ति है, गुंडा छनरा है, सभी लड़कियों की जब विदाई होती है, शादी विवाह होते हैं, तब वो अपने यहाँ बुला करके वो उन लड़कियों की इज्जत लूट लेता है। ये बातें जब महिला डीआईजी साहब सुन लेती हैं, तो वो फिर उनका
पारा चढ़ जाता है, साथ में आसमान पर पहुंच जाता है, चेहरा लाल हो जाता है और वो सोचने लगती है कि वो इतनी दबंगई करता है और सभी लोग उसके दबाव में रहते हैं, कोई उसका विरोध भी नहीं कर पाता। वो व्यक्ति कहता है, मैडम विरोध तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उन लोगों को उसने चौराहे पर उल्टा लटका के ऐसी ऐसी मार लगवाई कि उनका बचना भी मुश्किल हो गया था। मैडम, उनका ट्रीटमेंट में डॉक्टर लोग लेने से मना कर रहे थे। ऐसी ऐसी वो सजा देता है कि आखिर कौन उसका क्या कर पाता। पुलिस जाती थाने से, वो भी उसी के पक्ष में कहती है और कोई व्यक्ति थाने आकर के रिपोर्ट करे तो थाने वाले भी जाते हैं, उसी के पास बैठते उठते उसी से बातचीत करते पुनः वापस लौट जाते हैं। हमारी कहीं से मैडम कोई सुनवाई नहीं करता, इसलिए मैडम सब चुपचाप अपनी बच्चियों की शादी करते हैं और तो फिर स्वागत उसी के पास मनवा लेते हैं, वहीं पहुंचा देते हैं। ये बात जानती सुनती है महिला डीआईजी, तो फिर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अपनी बच्ची को यहीं बिठा लो और अपनी बच्ची का जो दुल्हन का जोड़ा है ये हमें दे दो। मैं दुल्हन बनकर के जाती हूँ, देखती हूँ कि आखिर वो दुष्ट कौन है, कैसा है। तभी महिला डीआईजी जब उसकी पावर को सुनती हैं, थाने को फोन करती है तो थाने वाले कहते हैं कि मैडम जी वो बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और पॉलिटिक्स का हाथ भी है उसके ऊपर, इसलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है और आप जब जाएं तो सतर्कता से उस पर हाथ डालें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका गिरोह बहुत बड़ा है और उसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। पुलिस जब थाने की पुलिस से जो महिला डीआईजी ऐसी बात सुनती है तो उन्हें फटकार लगाती हैं कि डूब करके मर जाओ, शर्म आना चाहिए तुम्हें, तुम पुलिस में होते हुए भी, प्रशासन में होते हुए भी, और तुम कायरो जैसी बातचीतें कर रहे हो। तुम जनता ऐसी बातें करे तब तो पुलिस के पास आती है, पुलिस ऐसी बातें करेगी तो जनता पर कहाँ जाएगी। दोस्तों, तो वो बहुत ज्यादा फटकार लगाती है और पुलिस से कहती है कि जितनी फौज है, थाना अध्यक्ष है, उसे तुरंत सिविल ड्रेस में तैयार करवाओ। और कई थानों की पुलिस के लिए महिला डीएसपी इन्फॉर्म करवा देती हैं कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंचो और उस गांव को चारों तरफ से घेरना है। तभी लोग महिला डीआईजी साहब के फोन पहुंचते हैं, 5 थानों की पुलिस वहीं पहुंच जाती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला के साथ में जाते हैं, महिला डीआईजी साहब के, और महिला डीआईजी साहब जो होती है उसी लड़की की दुल्हन के बाला जो जोड़ा होता है लाल वस्त्र, उसे पहनकर और दुल्हन बनकर के वहीं उसी व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं कि ये बताओ कि हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर हमें स्वयं जाना होगा। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैडम जी तुम्हें खुद जाना होगा, वो आता किसी की यह नहीं, केवल सूचना आती है और सूचना सुबह आ चुकी है और एक बार सूचना और आ चुकी है। यदि हमने तीसरी बार लड़की को उसके पास नहीं भेजा तो वो कुछ भी कर सकता है, आतंक बचा देगा यहाँ पर आकर के। और वो कहती है ठीक है, मुझे लेकर के चलो उसके पास। अब महिला डीआईजी साहब दुल्हन के लिबाज में उसी के पास पहुँचती है। जो व्यक्ति लड़कियों का पिता होता है वो अपनी बच्ची बना करके महिला डीआईजी को और महिला दुल्हन वाला जोड़ा पहना करके उसी दबंग व्यक्ति के यहाँ घर पर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है कि बाबूजी साहब मैं अपनी बच्ची को लेकर के आ गया हूँ। ये बात जब सुनता है तो निकल करके बाहर आता है और पर छत से देखता है और कहता है कि तू बहुत ज्यादा बदमाश हो रहा है और 2 खबरें तेरे पास पहुंच चुकी थी। एक खबर में लोग मेरे पास पहले से लेकर के आ जाते हैं, अपनी लड़की को छोड़ जाते हैं, और तेरे पास 2 खबरें पहुंचवाई और तू फिर अब आया है तीसरी खबर पहुंचने के बाद में। दोस्तों, तब वो कहता है बाबूजी क्षमा करें, काम बहुत ज्यादा था, मैं अकेला था, कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा सारा काम निपटा करके मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं आ गया। अब वो लड़का कहता है कि चल इस लड़की को अंदर कर, अंदर भेज। और वो कहता है मैडम जी आप अंदर जाइए। और जैसे ही वो मैडम अंदर पहुंचती हैं तब वो अपने कक्ष में बुलाता है और कक्ष में बुलाने के बाद दोस्त वहीं दारू की बोतल रखी हुई थी और कक्ष में बुलाने के बाद वहीं दारू की बोतल पर रखी थी और वहीं पर उसके जो औजार थे वो खुद के वो भी सारे रखे थे, टंगे हुए थे, गुप्ती पूरा उसका मैखाना बना रखा था। और फिर बेड पर कहता है कि जो इस पर लेटो, और मैडम डीआईजी साहब वहीं पर लेट जाती हैं और फिर वो अपने वस्त्र उतार करके महिला डीआईजी साहब के पास पहुंचता है। दुल्हन समझ करके उसे नहीं मालूम था कि ये डीआईजी साहब हैं, वो उसी गांव की लड़की को समझ रहे थे। जैसे ही वो उस दुल्हन के घूंघट को हटाता है दबंग व्यक्ति, तैसे ही मैडम जो डीआईजी साहब होती हैं उसके हाथ को पकड़ करके और तुरंत उसके 2 तमाचे जड़ देती हैं और वहीं अपने रिवॉल्वर निकाल करके उसके कान पर रख लेती हैं और कहती हैं कि यदि तूने जरा सा भी होशियारी की तो तेरी यहीं से कान से गोली इधर से बाहर निकल जाएगी। तूने बहुत ज्यादा तातंग फैलाया है इस गाँव के ऊपर, बहुत ज्यादा लड़कियों को तूने अपने दुल्हन बना लिया, बहुतों के साथ तूने स्वागत मना ली, संबंध बना लिया। अब तेरी स्वागत उस ससुराल में बनेगी जहाँ
जहां पर सभी कैदी बंद हैं। दोस्तों ये बात सुनकर के वो समझ जाता है, कहता है कि मैडम तुम गलत पंगा ले रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी बहुत बड़ी पावर है और कोई भी प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इसलिए तुम मेरे छोड़ो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। और डीएसपी साहब कहती हैं कि तुझे अब पता लगेगा कि आखिर खैर किसकी नहीं है। महिला डीआईजी साहब तुरंत फोन करती हैं डीएम साहब को और डीएम साहब एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी वारदात है। तो वहाँ से डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी लोग, एसओ साहब, सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ अपनी पूरी फोर्स को फोन करते हैं। इधर आईएसपी साहब भी वहाँ पर पुलिस को आदेश देते हैं सभी लोगों को, उससे जितने भी पालतू कुत्ते थे वो सभी को गिरफ्तार करवा लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत महिला डीआईजी साहब उसे भी गिरफ्तार करवा लेती हैं और गिरफ्तार करवाने के बाद पूरी फौज चारों ओर से गांव को घेर रखती है और हूटर ही हूटर बज रहा थे। अब दोस्तों भाई उस दबंग व्यक्ति को महिला डीआईजी साहब गिरफ्तार करवा लेती हैं। कई जवान पुलिसदार पहुंचते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर पहुंचते हैं। उस पर ना जाने कितने लड़कियों के केस थे, कितने लड़कियों के संबंध थे, कितने स्वागरात वाले चार्ज लगाए जाते हैं, ऐसी ऐसी धाराएं लगवाई जाती हैं कि वो जीवन में कभी जेल से ना छूट पाए। दोस्तों उसके जो कुत्ते पालतू थे, जो उन्होंने बहुत ज्यादा अपने भौकाल बनाकर रखा था, उनके बल पर लोगों को डराता धमकाता सभी को गिरफ्तार करवा के तुरंत सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और फिर उसका जो मकान होता है उसे कोर्ट से आदेश लेने के बाद डीएम साहब और आईएसपी साहब उसे तुरंत ही गिरवा देते हैं, सारा उसका तहस नहस करवा देते हैं, सारा हड़कम उसका बंद करवा देते हैं। जहाँ तक उसकी पहुँच थी वो सबकी इंक्वायरी की जाती है, उसके जो भी गुप्त जगह होते हैं उनकी भी इंक्वायरी बैठवा जाती है और जांच में आता है। जहाँ जहाँ उसका पता चलता है उसकी अवैध संपत्ति, जलपथ संपत्ति, जो भी चल अचल सब उसको जब्त करवाया जाता है और उसका फिर गांव से नाम निशान भिजवा दिया जाता है, उसे जेल भिजवा दिया जाता है। फिर गांव के लोग बड़े ज़्यादा खुश होते हैं, निडर हो जाते हैं। फिर डीआईजी साहब और आईएसपी साहब सभी लोग फिर उस गांव में पहुंचते हैं, जाते हैं और गांव वाले को एकत्रित करके कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस गांव से कांटा निकल गया है, अब तुम निश्चित होकर के अपनी बच्चियों की शादी कर सकते हो। फिर महिला डीआईजी साहब ने, एसपी साहब ने और सभी ने मिलकर के उस लड़की की विदाई करवाई और जो बारात आई थी, जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी महिला डीआईजी साहब से, बड़े धूमधाम से उसकी विदाई होती है, सभी लोग उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर बारात दुल्हन को लेकर के अपने घर पहुंच जाती है। और फिर दोस्तों इस कहानी का अंत यही होता है। अब साथियों ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य इसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य इन कहानियों को सुना करके केवल व केवल आपको सतर्क और जागरूक करना था कि पहले समाज में ऐसा होता था। दोस्तों जो आप कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन कहानियों में अक्सर आपने ऐसा ही सुना देखा होगा कि पहले बहुत बहुत दबंग लोग रहा करते थे जो अपने अंडरों में सभी गालों को रखते थे। इस प्रकार से दोस्तों इस कहानी का अंत हुआ। तो साथियों कहानी यदि पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना और अपने दरअसल लोगों को शेयर करना, परिवार को शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों किस नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।